आज हम मौजूद हैं जहांपना पार्क में और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के श्री के गौतम जी। 26 नवंबर ये यादगार दिन है क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने संविधान लिख करके पहले सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति जो कि भारत के थे, उनको अपना संविधान सौंपा था। और आज ही के दिन सही मायने में कहा जाए तो बहुजनों को आज़ादी मिली थी। और आज़ादी बहुजनों के लिए क्यों कही जाती है, इस बारे में हम सीधा बात करेंगे गौतम साहब से। गौतम जी, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि पहली विधानसभा में बाबा साहब जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाने के बाद जो 2 साल 11 महीने लगातार मेहनत हुई संविधान बनाने को लेकर के, वो आज के दिन अंगीकार किया गया। संविधान दिवस हमारा जो माना जाता है, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 नवंबर, क्योंकि संविधान के रूप में हमें मिला और उसी दिन को हम क्यों भूले बैठे हैं। पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 26 नवंबर के बारे में आपने जो क्वेश्चन रखे हैं। पहली बात तो यह है कि बाबा साहब को जो जिम्मेदारी दी गई वो उन्होंने बाखूबी निभाई। और जैसा कि अभी आपने बताया है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सौंपा गया, लेकिन उसी दिन से लागू ना करके उसको 26 जनवरी 1950 को देश के लिए लागू किया गया। जो संविधान का निर्माण हुआ वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए था। जो भारत का संविधान है वो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए है। उनके समस्त नागरिकों के लिए, जैसा कि संविधान की अगर हम प्रियम्बल को देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएं तथा समस्त नागरिकों के लिए। जो लोग हैं, जो लोकतंत्र है वो मत से बनता है, मतदान से बनता है, और मत के द्वारा चुने गए नुमाइंदों के लिए संविधान के प्रेमबल में लिखा है कि वो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये समस्त नागरिकों के लिए है। तो संविधान जो लिखा गया वो वास्तव में ही विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान में माना जाता है, और उसकी यही विशेषता है कि वो समस्त नागरिकों के विकास और उत्थान की बात करता है। साथ ही संविधान में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के कर्तव्य और शक्तियों का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है जो उनको निभाना चाहिए। साथ ही संविधान में जो भाग 3 में जो नागरिकों को अधिकार दिए हैं, उनके साथ साथ संविधान में प्रत्येक नागरिक की एक ड्यूटी भी दी है कि वो देश और संविधान को बचाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा उसमें दर्शाया गया है। संविधान में लगभग सभी लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, कर्तव्य भी दिए गए हैं, कुछ धाराएं भी दी गई हैं जिनके द्वारा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर, मगर अभी तक देखने को ये मिला है कि 70-75 साल होने जा रहे हैं देश की आज़ादी को, पूर्णतः संविधान को लागू नहीं किया गया। इसकी पीछे क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह देखिए, संविधान मात्र एक किताब है, लेकिन संविधान के द्वारा चुने गए नुमाइंदों के ऊपर निर्भर करता है कि वो यदि संविधान की विचारधारा पे काम करते हैं तो ये अवश्य है कि समस्त नागरिकों का कल्याण होगा, समस्त नागरिकों को विकास और प्रगति का अवसर मिलेगा। लेकिन पिछले 70 सालों में देखा गया है कि केंद्र और राज्य में विभिन्न दलों की सरकारों ने कि बजाय संविधान के बेस को लेके किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के ऊपर काम करा है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस पहलू को वो लेके चल रहे हैं वो संविधान की स्वतंत्रता में लिखा है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये व्यक्तिगत आज़ादी है, इसमें सरकार का रोल नहीं होना चाहिए था, और सरकार ने बाकी के उसको छोड़ के मुद्दों को, उस मुद्दे को पकड़ा है जो व्यक्तिगत मुद्दा है। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से किसी भी देश के लिए संविधान सर्वोपरि माना जाता है, मगर आज तक की जो सरकारें हैं वो संविधान की अवहेलना करती आई हुई हैं, और जिन्होंने अपने संविधान को मान करके आगे बढ़े वो आज की समय में
जैसे कि हम बात करें जापान की, थाईलैंड की, चाइना की, वो देश बाद में आज़ाद हुए और देश से, हमारे देश से, भारत से काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, उन्हें विकास प्राप्त हो चुका है, लेकिन हम अभी तक सिर्फ विकास की बातें करते रहते हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, जो देश विकसित हैं उन देशों में सबसे पहले देश है, फिर नागरिक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नागरिक से और देश से पहले धर्म है, इसलिए संविधान पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाया है। और यही कारण है कि हम अन्य देशों की अपेक्षा संविधान होते हुए भी पिछड़ रहे हैं। नागरिकों की अवहेलना करना आखिर किन सरकारों के मंशा क्यों नहीं रही कि नागरिकों को पूर्ण अधिकार दिए जाएं, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो रोजगार में हो, इन सब चीज़ों को परे क्यों रखा गया? देखिए, अगर हम विश्लेषण करें या उस बात पे सोचें तो मेरा अपना मानना है कि सबसे जो ज़्यादा है वो नागरिकों की भी गलती है कि उन्होंने संवैधानिक तरीक़ा से मत का प्रयोग नहीं करा। मत का अभिप्राय है डायरेक्टली, मतलब प्रतिनिधित्व के माध्यम से सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना, लेकिन इधर उनका ध्यान नहीं गया है और जिसका फ़ायदा राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा के अनुसार चलकर लोगों को कल्याण के मार्ग पर नहीं ले जाया गया है। आप चूंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के, और नागरिक शब्द आपने क्यों चुना, क्या वजह है जिसकी वजह से आपने राष्ट्रीय नागरिक पार्टी बनाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्र देश है और जो नागरिक है वो नागरिक क्या है? नागरिक का अभिप्राय है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अविकसित लिंग, अर्थात स्त्री, पुरुष और किन्नर इक्वल टू नागरिक। तो संविधान के जो प्रेम्बल में जो शब्द यूज हुआ है वो समस्त नागरिकों के लिए है। तो नागरिक ये है कि जो संविधान जो काम करेगा वो स्त्री, पुरुष और किन्नर के लिए करेगा। चाहे वो अगर सामाजिक राजनीतिक न्याय देना है तो स्त्री, पुरुष और किन्नर को देना है। लेकिन उस विचारधारा से हम लोगों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भटक रही हैं और वो एक सस्ता रास्ता अपनाते हैं जिससे उनको वोट हासिल हो जाएं और वो सत्ता में काबिज हो जाए। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी आखिर नागरिकों के लिए ये धर्म विशेष को छोड़ करके आगे बढ़ने का कार्य करेगी क्या? जी, करेगी। जैसा कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा क्या है? राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठकर भारत के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुहैया कराएगी। साथ ही साथ जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है उसको चेंज कर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का विकसित करेगी जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय का लिटरेचर नहीं होगा। सर, एक उदाहरण के रूप में हम ये मान लेते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अगर सत्ता में आती है तो पहले 5 कार्य जो नागरिकों के लिए होंगे आपकी तरफ से, उस पर कौन कौन सी पहली जो 5 कार्य हैं उनका बताएं। हमारी जो प्राथमिकता है, सबसे पहला है आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये हमारा पहला एजेंडा है। ये तो 4 हुए सर, 5 नहीं। 5 में जो शिक्षा है, शिक्षा का जो मापदंड है वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, ये 5वां हो गया आपका। इसके साथ ही साथ अगर आगे हम चल के देखते हैं तो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी समता के आधार पर स्त्री, पुरुष और किन्नर को विधायिका में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में पुरुष 49%, स्त्री 49%, किन्नर 2% को भागीदारी सुनिश्चित करेगी, ताकि वो सब मिलकर जितने भी नागरिक हैं, स्त्री, पुरुष, किन्नर, वो विकास की मुख्य धारा में जोड़े जा सके। तो अभी तक देखने को मिला है कि जितनी भी पार्टियां रही हैं उनमें किन्नरों की जो है अभिव्यक्ति नहीं रही है और ना ही उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। आपने 2% ये जो रखने की कोशिश की, क्या उनको लुभाने की कोशिश की? जी नहीं, वास्तविकता में देने के लिए, क्योंकि नागरिक शब्द इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है और नागरिक शब्द का हमने जब विश्लेषण करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन कम होने के कारण उनको 2% में रखा गया है। यदि किन्नर नहीं होते हैं तो स्त्री, पुरुष 50-50% में आते हैं। लेकिन देश के अंदर किन्नरों की काफ़ी भागीदारी है, स्टेट वाइज अलग अलग फिगर हैं और इसी तरीक़ा से जो भी निर्धारित लोकसभा, राज्यसभा की सीटें हैं उनके अंदर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी 49% पुरुष, 49% स्त्री और 2% किन्नर को भागीदारी देगी। आज के दिन को आप किस तरीके से आम आदमी को, आम नागरिक को जो कि नहीं समझता है, क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, आज गुलामी के बाद जब स्वतंत्र देश हुआ
तो हमारा अपना संविधान है, और अपना संविधान इस तरीक़ा से निर्माण करा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में जाके लड़ सकता है, कह सकता है, न्याय की गुहार लगा सकता है। तो इसलिए जो 26 नवंबर है वो एक हमारे लिए बहुत ही बेहद खुशी का दिन है कि हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं, हमारा अपना संविधान है, और संविधान भी वो है कि जो लोकतंत्र में समस्त नागरिकों को मत के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व चुनकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भेजने का अधिकार है। तो उनसे वो फाइट कर सकता है, अपने अधिकारों की गुहार लगा सकता है, और अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो अगले 5 साल के बाद सरकार बदलने की ताकत नागरिक अपने पास सुरक्षित रखते हैं, और जो नहीं मानेगा उसको बदलने की ताकत रखते हैं। ये संविधान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो ये थे हमारे साथ में के गौतम जी, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आज का 26 नवंबर का दिन है वही विशेष दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमें संविधान प्राप्त हुआ था, जिसको बाद में 26 नवंबर के रूप में गणतंत्र रूप में मनाया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि संविधान में हमें हर नागरिक को वो अधिकार दिए गए हैं जो कि मिलने चाहिए विकासशील होने के लिए, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभाने का मामला हो। परंतु अभी तक सरकार इन्हें अनदेखा करती आई है। अगर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी सत्ता में रहती है, आती है, तो वो अधिकार जो कि धर्म विशेष को छोड़ करके हर जाति धर्म के लिए होगा, आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया और दिल्ली क्राइम न्यूज़ की तरफ से।